हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर, बताइए कौन सा। बहुत प्यारा सा हमारा चैप्टर था जिसका नाम था कैश बुक। अब सर कैश बुक में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जरा जरा मुझे जल्दी से बताइए। कैश बुक में आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं सर चैप्टर नंबर 10 कैश बुक। कैश बुक हमारे पास तीन तरीके की होती हैं। पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक तो होती है हमारे पास सिंपल कैश बुक, जो कि सिंपल एक कैश अकाउंट की तरह होती है। दूसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैश बुक है उसे हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। हमारे एग्जाम में यही डबल कॉलम कैश बुक पूछी जाने वाली है। और तीसरी हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ये हमने अभी पढ़ी नहीं है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ स्टार्ट की थी डबल कॉलम कैश बुक। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के बारे में जो मैंने आपको सारी की सारी बातें बताई थी उसके मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, क्योंकि जो बच्चे YouTube पे देखते हैं उनको वीडियो मिलेगा। नोट्स अगर चाहिए तो फिर हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे gagankapurclasses.com। सबसे पहले तो सर डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या? तो डबल कॉलम कैश बुक का मतलब ये है एक ऐसी कैश बुक जिसमें दो अमाउंट के कॉलम होंगे। एक कॉलम कैश के लिए होगा और दूसरा कॉलम बैंक के लिए होगा। तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर दो कॉलम होंगे। एक कॉलम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, दूसरा कॉलम बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सुनते जाइएगा, क्योंकि ये बातें मैं पहले बता चुका हूं। आपके पास ये देखिए बुक के अंदर यहां पर फॉर्मेट भी है। ये बुक के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है। वो कह रहे गगन एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। ठीक है। नाउ क्योंकि कैश बुक अपने आप में जर्नल भी है और लेजर भी है, इसीलिए आपको कैश बुक बनाने के बाद ना तो जर्नल में कैश और बैंक की जर्नल एंट्री लिखनी है और ना ही लेजर में आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ओपन करना है। बोलिए, बात समझ में आ गई कि कैश बुक जो होती है वो सब्सिडरी बुक भी होती है, प्रिंसिपल बुक भी होती है। यानी ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। तो आपको ना इसके लिए अब कैश की जर्नल एंट्रीज बनानी है जर्नल के अंदर, और ना ही आपको लेजर के अंदर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना है। नाउ अब आ जाता है सर फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हमारा बड़ा सिंपल है। ये आपका फॉर्मेट है, इसमें दो अमाउंट के कॉलम बन गए, कैश और बैंक। नाउ सीखने वाली बात यह है कि सर हमारे पास जब भी कैश बुक स्टार्ट होगी तो हमारे पास आएगा ओपनिंग बैलेंस। जब भी कैश बुक स्टार्ट होगी हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ओपनिंग बैलेंस। नाउ ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का तो सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि कैश का तो बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। हम अपनी कैश बुक के लेफ्ट साइड पे टू बैलेंस बीडी लिख के कैश में बैलेंस डाल सकते हैं। लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक का बैलेंस अगर डेबिट है तो इसका क्या मतलब है? बैंक का बैलेंस अक्सर डेबिट होता है तो हम डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं। लेकिन कई बार बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो जाता है। क्रेडिट का बैलेंस ये है कि मैंने बैंक से ना उधार लिया है। कैसे उधार लिया है? बैंक से मैंने अरेंजमेंट कर रखा है कि भाई अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो तुम दे दिया करो। तो बैंक का काम है पैसे देना, वो दे देता है। तो बैंक ने मुझे पैसे दे रखे हैं
तो ही मेरे पास ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना पैसा मैंने बैंक में जमा किया था उससे ज्यादा मैंने निकाल लिया। अब ये कैसे होता है? तो ये हमारी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसका एक अरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो यानी मैंने बैंक को पैसे देने हैं, मेरा बैलेंस क्रेडिट है, मेरा बैलेंस ओवरड्रॉन है, ये लाइबिलिटी है। तो अगर आपका बैलेंस ओवरड्रॉन है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपका बैलेंस ओवरड्रॉन है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी। और मैंने ये बैंक में लिखा है कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो वो आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो रिसीट्स होती हैं वो हमारी डेबिट साइड पर आती है, पेमेंट हमारी क्रेडिट साइड पर आती है। हमारी कैश और बैंक की एंट्रीज के साथ साथ कभी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की बातें होती हैं। तो कभी भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की बातें हो जाएं तो हमारी कैश बुक में डिस्काउंट के लिए कोई कॉलम नहीं है, तब आप क्या करेंगे, आप डिस्काउंट की एंट्रीज को सेपरेटली जर्नल प्रॉपर के अंदर जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, यहां तक की बातें बहुत सिंपल है। तो आइए हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं, और फिर आपको क्वेश्चन के साथ साथ वो सारी की सारी बातें बताते रहेंगे। तो मैंने आपको होमवर्क भी करने के लिए दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने की होगी। और इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी अब आप मेरे से होमवर्क में लेकर जाइए। अब यहां पर आपकी बुक बता रही है कि गगन सर हमारे बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो हम उसे बाय साइड पे दिखा देते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि गगन ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम यहां पर ऐसे क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो मेरे साथ साथ आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे। और इलस्ट्रेशन नंबर 7 में जब मेरे सामने सिचुएशन आएगी तो मैं उसके रूल आपको रीड करवाऊंगा। ठीक है सर, हमने अभी जो बेसिक बातें पढ़ ली उसके बियॉन्ड हमने क्या चीजें सीखनी है? एक तो हम चेक जब रिसीव करेंगे तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा हम वो देखेंगे, एक हम कॉन्ट्रा एंट्रीज देखेंगे। ये दो मेन चीजें हैं जो कि हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, हर एक क्वेश्चन मिलेंगी। इसके सिवाय भी कुछ बातें हो सकती हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूं और मैं आपको करवाने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 7। हमारे पास जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं 3-4 ही अनसॉल्व क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो मेरे साथ साथ फटाफट रेडी हो जाएंगे। यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, एक कॉलम कैश, एक कॉलम बैंक, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, कैश और बैंक। ठीक है, मैंने रेड कलर से लिख दिया तो आपको कलरफुल दिखेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। आपने ब्लू पेन से ही सब कुछ करना है। लो मैं भी यहां पर ब्लू पेन ले लेता हूं, डार्क ब्लू, ये रहा। नाउ प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले अप्रैल 1 में कैश इन हैंड दिया हुआ है 12,000। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटे कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां लिखो अप्रैल 1 और यहां लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, स्पेस कम है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस लिखूंगा 12,000। फिर लिखा हुआ है मेरे पास क्रेडिट बैलेंस एट बैंक।
बेटे यहां पर ना बड़े कॉशियसली आपको देखना है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि आपने इसको क्रेडिट साइड पर शो करना है। तो मैं यहां लिखूंगा April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये है हमारे पास 1,50,000। ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख, कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख, आउट ऑफ विच 1,60,000 इज बाय चेक एंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो बिजनेस के अंदर कैश भी आया है और बैंक भी आया है। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया आपने 2 लाख रुपीस की, जिसमें से 1,60,000 का आपका चेक की फॉर्मेट में आया है, और बाकी का आपने जो है वो कैश में आया है। चेक जो आया था वो आपने डिपॉजिट करवा दिया है बैंक में। डेट है April 3, तो April 3 को लिखूंगा टू कैपिटल। मुझे बताइए कैश में कितना आया सर? टोटल 2 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, 1,60,000 चेक से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहां लिखो 1,60,000 और यहां लिखेंगे 40,000। आपने समझा? जो बैंक में अमाउंट आया था वो बैंक में, जो कैश में आया था वो कैश में। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स फॉर 30,000। हमने श्याम ट्रेडर से गुड्स खरीदे हैं 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है कितने का? 2,000 का अगेंस्ट चेक। तो हमने श्याम ट्रेडर से गुड्स खरीदे हैं 30,000 के। आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते, हम ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट प्राइस या अमाउंट में से माइनस करते हैं। तो ये हो गया 28,000, और ये आपने चेक से परचेज किया है, तो इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा April 4 बाय परचेजेस, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 28,000। तो ये भी मेरे पास एक सिंपल ट्रांजैक्शन थी, इसमें कोई खास बात नहीं थी, इसमें भी कोई खास बात नहीं थी। फिर लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम पारस फॉर कैश। एक मैंने गुड्स कैश में भी खरीदे हैं, इसे मैं अलग से शो करूंगा, उसमें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, इसलिए आप उसे अलग अलग ही शो करेंगे। ये भी हो गया। सोल्ड गुड्स टू मोहन 50,000, सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो मोहन के नाम की कोई यूटिलिटी नहीं है, मैं सेल्स लिखूंगा, अमाउंट मैं कैश में लिखूंगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश, allowed him discount 500, received check from Rakesh 24,500, allowed him discount 500। पहली बात, डिस्काउंट को तो हम जर्नल प्रॉपर में सेपरेट एंट्री की फॉर्म में लिखेंगे, 500 रुपए की एंट्री तो अलग होगी। अब आपको चेक मिला है फ्रॉम राकेश, चेक रिसीव्ड। अब बेटे चेक रिसीव्ड आती हमारे माइंड में एक बात आती है कि सर कैश बुक में जाओ, बैंक वाले कॉलम में एंट्री डाल दो, लेकिन कैश बुक चैप्टर कहता है गगन सर रुको, आपने चेक करना है कि जो आपको चेक रिसीव हुआ है क्या वो डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे है या फिर डिपॉजिटेड ऑन अ लेटर डेट है। यानी कि जब भी आप कैश बुक बनाएंगे तो जब भी आपको चेक मिलेगा, आपने पहले ध्यान से देखना है कि चेक आपने बैंक में उसी दिन डिपॉजिट कर दिया है
या आपने चेक किसी लेटर डेट को डिपॉजिट किया है। अगर आपने चेक सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया तो मेरी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। क्योंकि मैं कैश बुक बना रहा हूं, तो कैश बुक बना रहा हूं, इस ट्रांजैक्शन में बैंक इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब ये वाली एंट्री अब मेरी कैश बुक में चली जाएगी डेबिट साइड के ऊपर। ठीक है, तो हमारा सारा काम, हमारा सारा कंसेप्ट एंट्री बेस्ड है। लेकिन अगर मुझे चेक रिसीव होता है जो कि मैं बैंक में लेटर डेट पे जमा करता हूं, तो उस केस में जब मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो मैं बैंक में डेबिट नहीं कर सकता। अब मैं डेबिट करूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी। जब आपको चेक रिसीव होगा तो मैं एंट्री पास करूंगा चेक इन हैंड टू पार्टी। अब आइए यहां पर पढ़ते हैं। यहां लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 24,500। कैसे पता चलेगा सर ये सेम डे पे डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटे हम देखेंगे क्वेश्चन में कुछ लिखा है या नहीं लिखा। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आगे, तो मैं मान लूंगा कि इसको हमने सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट किया है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डेट में लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि चेक मिला और मैंने उसको बाद में बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इसको 6 तारीख को जो चेक मिला है उसे मैं यहां लिखूंगा। मुझे बनाना पड़ेगा जर्नल प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अप्रैल 6 को जो मुझे चेक मिला था वो मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसीलिए मैं लिखूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और चेक मुझे किससे मिला है? चेक मुझे मिला है राकेश से, टू राकेश अकाउंट। चेक मिला 24,500 का, डिस्काउंट दिया 500 का, राकेश में आएगा दोनों का टोटल, और यहां लिखूंगा चेक रिसीव्ड। अब कंसेप्ट को समझ लो। मैंने चेक रिसीव्ड को कैश बुक में नहीं लिखा, जर्नल प्रॉपर में लिखा। बताओ क्यों? चेक रिसीव्ड को मैंने कैश बुक में नहीं लिखा है क्योंकि चेक रिसीव्ड उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। ये कब डिपॉजिट हुआ? ये डिपॉजिट हुआ 10th को, तो फिर 10th अप्रैल को मैं यहां पर एंट्री डालूंगा टू चेक इन हैंड, और फिर बैंक के अंदर अमाउंट लिखूंगा 24,500। मुझे बताओ, आपको चेक रिसीव्ड की बात थोड़ी सी समझ में आई? यही कंसेप्ट है। यहां देखो हमने क्या लिखा है कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। थोड़ी देर के बाद करते हैं, ये सिंपल ट्रांजैक्शन होती है। चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन अ लेटर डेट। चेक आपको मिल गया लेकिन आपने बैंक में कब जमा कराया? बाद में। हमारे पास ना पोस्ट डेटेड चेक आएंगे। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है? चेक आज आ गया लेकिन उसके ऊपर डेट जो डली हुई है ना, वो भविष्य की डली हुई है। आज मुझे कोई चेक मिल गया जिसके ऊपर डेट डली हुई है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसको बैंक में जाके जमा कर दूं। यानी पोस्ट डेटेड चेक तो हमेशा कब जमा होगा? भविष्य में ही जमा होगा जब उसका डेट आएगी। ठीक है,
तो जब भी ऐसा हो कि चेक आज मिल जाए लेकिन मैं बैंक में जमा नहीं करवा पा रहा हूं उसको या नहीं करवाता, तो फिर जब मुझे चेक मिलता है तो मैंने उसे डालना होता है चेक इन हैंड अकाउंट में। ठीक है, और ये चेक इन हैंड अकाउंट में जब मैं डालूंगा, जैसे मुझे 6 अप्रैल को चेक इन हैंड में मिला है, तो ये चेक इन हैंड कैश बुक में नहीं आएगा, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। और जब मैं चेक को डिपॉजिट करूंगा तो उस दिन मैं लिख दूंगा टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो मैंने यहां पर ये आपको दिखा दिया, एक बार समझ लीजिए, है ना। तो हमने ये वाला पॉइंट समझ लिया। सर अगर चेक मिले और सेम डे डिपॉजिट हो जाए, तो वो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी, ये तब मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट होगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं। फिर लिखा है सेटल्ड अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स ऑफ 7500 बाय पेइंग कैश 6800। तो हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया तेज प्रिंटर का। तो ये डेट है हमारे पास 11th, यहां लिखेंगे बाय तेज प्रिंटर्स। जब पेमेंट होती है तो क्रेडिट, रिसीट होता है तो डेबिट। ये आपने पेमेंट की है 6800, आपको इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है 700 का, तो इसको जर्नल प्रॉपर में दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर मैं एक एंट्री और बनाऊंगा, 11 अप्रैल को तेज प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 700 और 700। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 47,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 50,000। अब ये भी सेम ट्रांजैक्शन है, कैश मिल रहा है मोहन से टू मोहन 47,500। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2500 टू मोहन 2500। ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 12 हो गया। रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम परम whose account of 20,000 was written off as bad debt earlier। आपको कैश मिला है 10,000 रुपीज का, जिससे आपने कभी 20,000 रुपए लेने थे और उसको आप बैड डेट कर चुके हो बुक्स में से। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री याद है? बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहां 16 अप्रैल को लिखूंगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड, अमाउंट आएगा 10,000। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। मैंने मनोहर से पैसे लेने थे, उसकी जगह मुझे मुरली आके दे गया। तो मुझे मुरली से क्या लेना देना? मुझे तो मनोहर से लेना देना है। तो इसका मतलब है कि मुझे किसी के बिहाफ पे कोई पैसे दे गया, तो इसका मतलब मुझे पैसे मनोहर से मिले हैं। तो यहां पर लिखिए डेट 17 अप्रैल को टू मनोहर। यहां पर मुरली मत लिख देना, समझिए कंसेप्ट को समझिए। बेटे मैं किसी को पैसे भेजता हूं तो कई बार अपने स्टाफ को भेज देता हूं। तो ये थोड़ी ना कि पैसे लेने वाला कहेगा गगन तुमने तो पैसे दिए नहीं, पैसे देने तो सूरज आया था। अरे भाई तो मेरे ब्याह पर दे गया ना, तो एंट्री मेरे नाम से होगी। ओके, रिसीव्ड चेक फॉर 8,000 फ्रॉम मुकेश एंड वॉज एंडोर्स्ड टू नितिन। अब सर ये क्या चीज हो गई? अब ये समझिए, एक नई चीज और उन्होंने मुझे बता दी।
नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। चेक एंडोज्ड, एंडोज का मतलब होता है ट्रांसफर। समझना, आराम से मेरी बात को समझना। मुझे चेक रिसीव हुआ और वो चेक मैंने किसी और को दे दिया, किसी और को मैंने हैंड ओवर कर दिया। इसका मतलब है चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। बोलो हाँ। अगर कोई मुझे चेक दे दे और वो मैं बैंक के अंदर डिपॉजिट करके आ जाऊं तो मेरा कंट्रोल तो खत्म हो गया ना, चेक तो बैंक में पड़ा है, अब वो मैं किसी को दे नहीं सकता। तो हुआ क्या, हुआ ये कि मुझे जो चेक मिला, मुझे चेक मिला मुकेश से, चेक मिला मुकेश से। क्या मैं आंखें बंद करके कैश बुक में डाल दूं? नहीं, मैं चेक करूंगा क्या ये बैंक में डिपॉजिट हुआ। वो कह रहा है ये तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं। और जब भी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ हो तो मैं क्या एंट्री बनाता हूं, मैं एंट्री बनाता हूं चेक इन हैंड डेबिट टू मुकेश। मैंने एंट्री बनाई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश, यानी इसे कैश बुक में नहीं लिख सकते, इसको जर्नल प्रॉपर में लिखना चाहिए। अभी रुको, अब फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाला चेक एंडोर्स कर दिया टू नितिन। एंडोर्स का मतलब ये मैंने पकड़ा दिया नितिन को। तो मैं अगली एंट्री बनाऊंगा कि नितिन तुम रिसीवर हो डेबिट, और मैंने तुम्हें ये चेक दिया है, ये चेक इन हैंड मैंने तुम्हें दे दिया है। तो मुझे जर्नल प्रॉपर में दो एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। हमारी बुक कहती है कि गगन बच्चों को इतनी गहराई से अकाउंट्स मत सिखाओ, उनको ना बस शॉर्टकट तरीके से बता दो। अगर ये दो एंट्री बनाऊंगा और इन दोनों एंट्रियों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो होगा ये कि मेरा जो चेक इन हैंड यहां डेबिट है और चेक इन हैंड यहां पर क्रेडिट है, ये दोनों खत्म हो गया। इन दोनों का नट शेल में मेरी जो एंट्री निकली वो निकल के आई नितिन अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। तो कंसेप्चुअली मुझे दो अलग अलग एंट्रीज बनानी चाहिए, जर्नल प्रॉपर में मुझे दो अलग अलग एंट्रीज बनानी चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको जर्नल प्रॉपर में ये दो एंट्रीज बनानी चाहिए, लेकिन हमारी बुक कह रही है कि गगन हम तो सीधी एंट्री बना रहे हैं, तो बुक ये वाली एंट्री बना रही है। नाउ चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो ये वाली एंट्री पॉपुलर है तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं जर्नल प्रॉपर में एक यही वाली एंट्री डाल दूं, नितिन अकाउंट डेबिट टू मुकेश। जिन बच्चों को डाउट होगा वो अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तो स्कूल के टीचर ने देने हैं। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा डायरेक्ट एंट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम कोई चीज एंडोर्स करेंगे तो डेबिट द रिसीवर, नितिन अकाउंट डेबिट, नितिन अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अमाउंट कितना था, 8,000। ओके। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 7,000, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो आपने फर्नीचर को बेचा है, आपको पैसे कैश में मिले हैं, अमाउंट है 7,000, तो कैश में लिखो 7,000 और यहां लिखो फर्नीचर। अब फर्नीचर सेल हुआ होगा तो भाई प्रॉफिट लॉस भी आया होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जानकारी का अभाव है कि मुझे फर्नीचर बेचने पे क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसलिए प्रॉफिट और लॉस को मैंने कैलकुलेट नहीं किया। आपका सवाल है कि सर अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो हम उसको जर्नल प्रॉपर में लिख देते, कैसे होगा अगली बार आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर वो देता कि हमारा फर्नीचर 10,000 रुपए का था, बुक्स में 10,000 का था, मैंने 7,000 का बेच दिया, तो 7,000 को यहां लिख देता और 3,000 लॉस ऑन सेल की एंट्री को जनरल प्रॉपर में लिख देता। लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है सर। अब मेरे पास बहुत काम की एंट्री आ गई, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आइए जी, हमारे जो
कैश बुक है, हमारे कैश बुक के अंदर सबसे ज्यादा जो हम काम करते हैं वो हम करते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, पढ़िए। कॉन्ट्रा एंट्री मींस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब आप कैश बैंक में जमा करते हैं या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक या फिर कैश को बैंक से निकालते हैं, तो इन दोनों ही केसेस में कैश और बैंक इन्वॉल्व हैं। ठीक है सर। और इस तरह से इन्वॉल्व है कि अगर एक डेबिट है तो दूसरा वाला क्रेडिट है। यानी अगर कैश डेबिट है तो बैंक क्रेडिट है, या फिर अगर बैंक डेबिट है तो कैश क्रेडिट है। सच ट्रांजैक्शंस आर रिटन ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। यानी अगर मैं कैश बुक के हिसाब से देखूं तो ये एंट्री ऐसी होती हैं जो कैश बुक में ही डेबिट हो जाती हैं, कैश बुक में ही क्रेडिट हो जाती हैं। Hence do not require any posting into ledger account। क्योंकि ये पूरी ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट कैश बुक में ही रिकॉर्ड हो गया, इसका मतलब कैश बुक से आगे इनकी पोस्टिंग नहीं जाएगी। Therefore in the ledger folio column we write कैपिटल लेटर C। अब देखिए जितनी भी ट्रांजैक्शन मैंने लिखी हैं, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस बेटे मैंने यहां पर लिखी हैं, जैसे ये लिखा टू कैपिटल, तो अब कैपिटल अकाउंट में जाके इसको पोस्ट करूंगा, इसलिए लेजर फोलियो में इसकी एंट्री डलेगी। सेल्स में पोस्ट करूंगा, चेक इन हैंड में पोस्ट करूंगा, मोहन में पोस्ट करूंगा। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों कैश बुक में ही हो जाएंगे, इसीलिए उनको मैं पोस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। यहां अगर आप देखें तो हमारे पास ऐसी कौन सी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, दो ही कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। एक होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने कैश को बैंक में जमा किया, यानी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में था विड्रॉन फ्रॉम बैंक। विड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब क्या है कि कैश आ रहा है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक यहां लिखो 30,000। विड्रॉन फ्रॉम बैंक यानी बैंक से निकाला है और कैश में जमा हुआ है। डेट कौन सी है, 25 अप्रैल। तो कैश में लिखोगे डेबिट 30,000 और रेफरेंस दोगे किसका, बैंक अकाउंट का। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश आया है तो कैश डेबिट और लिखोगे टू बैंक, और बैंक हो गया क्रेडिट, यहां लिखोगे बाय कैश। तो सर कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ऑपोजिट साइड पे होते हैं, तो कैश बुक के अंदर ये दोनों साइड पे चली जाती है, इसकी आगे कहीं पोस्टिंग होगी नहीं, इसीलिए यहां पर लिखोगे कैपिटल C। अगर नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स काटेंगी, ये कंसेप्ट है। विड्रू फ्रॉम बैंक कैसे डाला मैंने, यहां समझो, ये कंसेप्ट समझो। हमारे पास दो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें बैंक में डेबिट होगा, कैश में क्रेडिट होगा। बैंक के सामने कैश और कैश के सामने बैंक। दूसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका मतलब कैश आ रहा है तो कैश में डेबिट और बैंक में क्रेडिट। कैश के सामने बैंक और बैंक के सामने कैश। बस ये दो ही हैं, बहुत बार रिपीट होंगी, आराम से करिएगा। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस 10,000, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस 10,000, तो ये ड्राइंग्स हो गया। एंड फॉर इनकम टैक्स 5,000, ये भी आपका ड्राइंग्स हो गया। तो इसका मतलब है कि इसको हम ड्राइंग्स में दिखा देंगे। ठीक है। हमारी डेट क्या है, 25।
बाय ड्राइंग्स, ठीक है। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस, तो ये भी ड्राइंग्स है, एंड इनकम टैक्स ये भी ड्राइंग है। तो हम इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो कि सर हमने 2 बार निकाला है, तो एक बार 10,000, एक बार 5,000। मुझे लग रहा है कि वो ये कहना चाहता है कि मैंने बैंक से 15,000 रुपये निकाले हैं, 10,000 पर्सनल खर्चों के लिए, 5,000 इनकम टैक्स के लिए, तो मेरे लिए दोनों ही ड्राइंग्स है। संजीव who owed 4,000 became bankrupt and paid 60 पैसा इन अ रुपी। यानी संजीव से हमें केवल 2,400 ही मिल पाए। तो टू संजीव 2,400। जो 1,600 मुझे नहीं मिल पाए वो मेरे बेड डेप्स हो गए, उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में लिखूंगा। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहां लिख देता हूं, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट 1,600। आप नीचे ऐड कर लेना। रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम 30,000। हमें राम से हमने लोन दिया हुआ था, उसके हमें 30,000 रुपीज मिले। तो 28 अप्रैल को टू राम लोन, ये हमें 30,000 मिल गए। एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 25,000 इनटू बैंक, और इसमें से 25,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। तो यहां पर बैंक में जमा किए 25,000, और यहां पर ये होगा क्रेडिट। तो कैश के सामने लिखो बाय बैंक, और बैंक के सामने लिखो टू कैश 28 अप्रैल। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, इसको लिखो सी। ओके। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 3,750। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इसका मतलब बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम कितना, बाय इंटरेस्ट 3,750 डिपॉजिटेड विद बैंक बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 20,000 एट ऑफिस। अब बेटे ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले भी सिखाई है। वो कह रहा है कि गगन यहां पर ना लिख लो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 20,000। ये दोनों ना आमने सामने होनी चाहिए, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ ले आता हूँ। बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। यानी आप 20,000 रुपए का बैलेंस रख करके बाकी सारा कहां जमा कर दोगे, बैंक में जमा कर दोगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक, अमाउंट नहीं पता, और यहां लिखेंगे टू कैश, ये अमाउंट नहीं पता, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो पहले अपना टोटल लगाएंगे। सबसे पहले यहां पर टोटल लगाएंगे कि मेरा टोटल कितना आ रहा है। तो ये टोटल आएगा 400, नहीं 5 and 4 900। 900, 2 7 2 9 9 2 11 7 18 18 2 20। बेटे मेरे हिसाब से टोटल आता है 2,30,900, जो कि बुक कह रही है कि जी गलत है। ओ, बुक कह रही है कि गगन तुम्हारी एंट्री गलत है। ओ, सोल्ड गुड्स टू मोहन।
सोल्ड गुड्स टू मोहन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी और मैंने यहां पर कैश ट्रांजैक्शन दिखा दी। ओ, दिस इज माय मिस्टेक। तो 50,000 रुपए की हमसे गलती हुई है। 1,80,900। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट सेल थी, यानी कि ये जर्नल प्रॉपर में जानी चाहिए थी। उसके बाद यहां पर अब ये मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना होगा? तो 0, 0, 8 और 1, 9, 6 and 5, 11, 11 and 9, 20, 2 carry, 4 into 6, 6 into 8, 8 into 10, 89,100। ठीक है, ये 89,100 आपका यहां पर आएगा। ओके, और उसके बाद में आप इसका टोटल निकालेंगे और आप अपना यहां पर बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो यहां पर आपने सीखा कि अगर हमें चेक मिलता है और वो हम सेम डे पर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उसे चेक इन हैंड ट्रीट करना है। इस क्वेश्चन में आपने सीखा कॉन्ट्रा एंट्रीज को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैसे डील करते हैं। ओके, चलिए। बच्चे मुझे मैसेज करके बता रहे हैं, कह रहे कि सर ये देखिए, आप एंडोर्समेंट भी तो हमने यहां पर सीख ली। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आपने एंडोर्समेंट को भी सीख लिया। आपने चेक रिसीव्ड एंड एंडोर्स्ड ये वाली एंट्री भी आपने सीख ली है। हमारे पास बच गई है डिस्काउंटिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। ओके, हमारे पास एक तो बच गई है डिस्काउंटिंग ऑफ पोस्ट डेटेड चेक, और मैंने आपको भी एक चीज और बतानी थी। वो मैंने आपको बताना था सर, पोस्ट डेटेड चेक इशूड। हमने सीखा था पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड। चलो ऐसे कर लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स। दो बातें हो सकती हैं, रिसीव्ड और इशूड। सामने वाली पार्टी ने आपको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी? जब हमें चेक मिला था तो हम एंट्री पास करते हैं चेक इन हैंड डेबिट टू पार्टी जो भी गिवर थी, और फिर जब हम इसको डिपॉजिट करेंगे तो हमारी एंट्री होती है डिपॉजिट करने वाले दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है? मुझे किसी ने चेक दिया, उस पर डेट 2 महीने के बाद की लिखी हुई है, तो अभी मैं चेक इन हैंड दिखाऊंगा और जब उसको बैंक में जमा करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये मैंने आपको बता दी। अब मैंने किसी को चेक इन हैंड दिया है, मैंने सॉरी किसी को पोस्ट डेटेड चेक दिया। सपोज आज मेरी डेट है 10th ऑफ मार्च। मैं किसी को पोस्ट डेटेड चेक इशू करता हूं जिसके ऊपर डेट डली हुई है 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मार्च को मैंने 2 महीने की बाद की डेट डाल करके किसी को चेक दे दिया। मैंने किसी से सामान खरीदा, उसने मुझे कहा गगन 2 महीने के बाद मुझे पैसे लेने आना पड़ेगा, तू मुझे चेक आज ही दे दे। तो मैंने उसे आज ही चेक दे दिया, लेकिन मैंने उस पर डेट डाल दी 10 मई को, यानी बैंक में वो 10 मई को जाके मेरा चेक डाल सकता है। ओके, नाउ
ये चेक मैंने इशू किया और इस पर ये वाली पेमेंट की डेट है। सवाल ये उठता है कि इस चेक को मैं अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा और कब रिकॉर्ड करूंगा। रिसिप्ट में तो दो अलग अलग एंट्री बन रही है, लेकिन पेमेंट में एक ही एंट्री बनेगी। मैं इसी दिन अपनी पेमेंट की एंट्री डाल दूंगा, यानी जिस दिन मैंने चेक इशू किया उसी दिन मैं पेमेंट की एंट्री डाल दूंगा। तो मेरी एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मैं 10 मार्च को एंट्री डाल दूंगा। कहां डाल दूंगा? अपनी कैश बुक में दिखा दूंगा क्रेडिट साइड पर, क्योंकि मैंने पेमेंट किया। तो सर 10 मई को मुझे क्या करना है? तो 10 मई को मुझे इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, 10 मई को मुझे इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करनी है। मैं आपको लेके चलता हूं एक क्वेश्चन पर, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसे होमवर्क में कीजिए। कैश इन हैंड, तो यहां पर आएगा टू बैलेंस बीडी। कैश एट बैंक, यहां आएगा टू बैलेंस बीडी। बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक, तो ये पेमेंट है। बॉट गुड्स, तो ये कैश है। पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर ऑनर्ड, अब मुझे बताओ इसका क्या करना है। देखो, आपने पोस्ट डेटेड चेक इशू किया था तो इशू के वक्त एंट्री कर ली थी, पेमेंट के वक्त इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, यानी दिस इज टू बी इग्नोर, यानी इसका कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, नोट कर लीजिए। फिर पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सिंपल है। रमेश हु ओड 5000 बिकेम बैंकरप्ट, पेड हाफ अमाउंट, ये भी एंट्री आप बना सकते हो। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर, कैश बुक में जाएगा। अलाउड डिस्काउंट, जर्नल प्रॉपर में जाएगा। विड्रू फ्रॉम बैंक, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, देखते हैं आप बना सकते हैं नहीं बना सकते। पेड टू घनश्याम, कैश बुक में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, जनरल प्रॉपर में जाएगा। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये आपकी ड्राइंग्स है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड, अब ये चेक मिला है, मुझे देखना पड़ेगा चेक बैंक में कब डिपॉजिट हुआ। तो सर इस क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा तो सेम डे एज्यूम करके आप इसको कैश बुक में डाल देना। रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल 5000 एंड डिपॉजिटेड 3000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक, तो 3000 की कॉन्ट्रा एंट्री बनाना और 5000 को आप कैश में रिसीप्ट दिखाना। तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डिफिकल्टी है? मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये परफेक्टली आपको होमवर्क में दिया जा सकता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हमने जो कराया है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं। आपको मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट बताया है, आपको मैंने चेक मिलने पर जब आप उसे बाद में डिपॉजिट करें, सेम डे डिपॉजिट करें, वो बताया है। पोस्ट डेटेड चेक्स इशू करते हैं वो बताया है। कॉन्ट्रा एंट्रीज बताई हैं, और फिर मैंने आपको पोस्ट डेटेड चेक इशू करने की वो भी बता दी कि जब आप इशू करते हो बुक्स में तभी एंट्री करते हो, पेमेंट डेट पर एंट्री नहीं करते। तो सारे मोस्टली कंसेप्ट मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक के बता दिए। ठीक है, नोट्स आपको चाहिए होंगे तो फिर आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यूट्यूब पर जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए। हाँ, चलिए, तो दोनों क्वेश्चंस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक से रीडिंग कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पैटी कैश बुक कैसे बनाते हैं।